प्लांट में रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन के लेक्चर को 7 भागों में विभाजित किया गया है। ये पार्ट 1 ये कुछ जनरल फैक्ट्स हैं रेस्पिरेशन के बारे में, उनको कवर करेगा। बाकी पार्ट्स कवर करेंगे ग्लाइकोलाइसिस। थर्ड पार्ट में एरोबिक रेस्पिरेशन या उसको क्रैब साइकिल भी कहते हैं। फोर्थ पार्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। पांचवा पार्ट कितने एटीपी सिंथेसाइज होते हैं। छठा पार्ट एम्फीबोलिक पाथवे और सातवां पार्ट रेस्पिरेटरी कोशेंट। रेस्पिरेशन कहते हैं जब एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो कार्बन कार्बन बॉन्ड हैं उनको तोड़ा जाता है, ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है और उससे एनर्जी निकलती है, तो कहते हैं रेस्पिरेशन। कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस्तेमाल हो सकते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए? ग्लूकोज या उससे ऊपर के कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स और कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स। ये जो सबस्ट्रेट होते हैं जिनमें एनर्जी रिच बॉन्ड्स होते हैं जिनको रेस्पिरेशन के लिए यूज़ होता है, ये बॉडी के प्रत्येक सेल के पास ले जाए जाते हैं अलग अलग तरीक़ों से। जैसे प्लांट में जो हरे पत्ते या हरी जगह जहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है वहाँ पे तो वो लोकली फोटोसिंथेसिस हो जाते हैं और वहीं पे रेस्पिरेशन भी हो सकते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया और पौधों के हरे पत्ते, हरे पोर्शन। पौधों की और जगह जहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा किसी वजह से, वहाँ पे प्लांट इनको ट्रांसलोकेट करके ले जाता है। ट्रांसलोकेशन कैसे होती है? ये प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होते हैं, उससे होती है। इसके ऊपर एक अलग ही लेक्चर है बायोलॉजी में। कुछ पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म में, स्पेशली यूनिसेलुलर में, ये डायरेक्ट होस्ट से एब्जॉर्ब करके और उसको रेस्पायर करते हैं। और जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं उनमें एक तरह का किसी तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो कि इन सब्सटेंसेस को प्रत्येक सेल के पास लेके जाता है। कहाँ से लेके जाता है? बॉडी में जहाँ पे भी स्टोर करते हैं इसको। और बॉडी में स्टोरेज साइट पे ये कैसे पहुँचती है? जो हम खाना खाते हैं वहाँ से एब्जॉर्ब होकर स्टोरेज साइट पे स्टोर हो जाती है और फिर वहाँ से सर्कुलेटरी सिस्टम जो भी जिस भी तरह का हो इसको प्रत्येक सेल के पास लेके जाता है। इस ऑक्सीडेशन के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कार्बोहाइड्रेट्स, उनमें भी ग्लूकोज। लेकिन किसी कंडीशन में अगर ज़रूरत पड़े तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी यूज़ हो सकते हैं, जैसे प्रोटीन, फैट, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स। बल्कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें ये रेगुलरली होता है, अगर सब कुछ भी हो तो भी नॉर्मली वो इन्हीं को यूज़ करते हैं। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको ऑक्सीडाइज करके एनर्जी रिलीज़ की जाती है उसको कहते हैं सबको सबस्ट्रेट, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, ऑर्गेनिक एसिड हो। और इनको ऑक्सीडाइज करके जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो सेल इस्तेमाल करता है बेसिक फंक्शंस के लिए, डाइजेशन, ब्रीदिंग, रिप्रोडक्शन, और कहें तो सिर्फ जीने के लिए भी जो एनर्जी चाहिए उसके लिए। इसके अलावा एनर्जी चाहिए होती है दूसरे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनाने के लिए जो एनिमल्स बनाते हैं या प्लांट्स बनाते हैं, उनके सिंथेसिस के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। हम ऐसा कह सकते हैं कि जो सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज करके एनर्जी निकल रही है वो एक तरह से कंबस्टन जैसा है, मतलब हम सबस्ट्रेट को जला के जो गर्मी निकलती है, एनर्जी निकलती है, उसके बराबर कह सकते हैं। पर हम किसी सबस्ट्रेट को जब जलाते हैं तो गर्मी निकलती है और ये गर्मी निकल के एक बार में और वातावरण में खो जाती है। इमेजिन करो आपने एक चीनी का पार्टिकल जलाया तो एक लाइट हुई, आग निकली और हीट निकली और वो फिर बंद हो गई और खो गई कहीं भी वातावरण में। लेकिन सेल को इस एनर्जी को स्टोर करना होता है ताकि जब ज़रूरत पड़े तो हम उसे यूज़ कर सकें। तो हमारे सेल के अंदर इस तरह से सबस्ट्रेट को जलाया नहीं जाता, बल्कि स्टेप वाइज मैनर में एक एक करके कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑक्सीडाइज किया जाता है और हर स्टेप पे थोड़ी सी एनर्जी रिलीज़ होती है। और ये पॉसिबल होता है क्योंकि हमारे सेल्स में एंजाइम्स होती हैं जो ऐसे स्टेप वाइज मैनर को अचीव करने में हेल्प करती हैं। अब यहाँ पे रोल आता है एटीपी का। एटीपी क्या है? इसको हम कहते हैं एनर्जी करेंसी लिविंग सेल्स की। क्यों कहते हैं? अभी जैसे हमने पीछे डिस्कस किया कि सबस्ट्रेट को स्टेप वाइज मैनर में धीरे धीरे एक एक करके कार्बन बॉन्ड तोड़ते हैं, तो हर स्टेप पे जो छोटी सी एनर्जी निकलती है उसको इस्तेमाल करते हैं हम
एडेनोसिन डाइफॉस्फेट को एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट करने में। तो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल लेके एडीपी अपने से जोड़ लेता है और इस जोड़ में वो एनर्जी स्टोर हो जाती है। इसको कहते हैं एनर्जी रिलीज्ड इज कपल्ड टू एटीपी सिंथेसिस। ये जो एटीपी का दूसरा और तीसरा फॉस्फेट है, इसी में वो एनर्जी स्टोर होती है, विच इज जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी था, कहते हैं 1 यूनिट होती है। और जब भी एनर्जी की ज़रूरत होती है तो इसी बॉन्ड को तोड़ के एनर्जी ली जाती है और एटीपी वापस से एडीपी और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। जितनी ज़रूरत होती है उतने एटीपी तोड़े जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि एटीपी लिविंग सेल की एनर्जी करेंसी है। जब ये सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज होते हैं, मतलब रेस्पिरेशन, इससे एनर्जी भी निकलती है और दूसरे बायोमोलिक्यूल जो हमारी बॉडी खुद बनाती है उसके रॉ मटेरियल भी निकलता है, उसके प्रिकर्सर्स भी निकलते हैं। अगर ग्लूकोज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज कर दिया जाए तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। और ये एनर्जी कहाँ यूज़ होगी? एटीपी बना के रख लेंगे। ये एटीपी बाद में इस्तेमाल, हम पहले बात कर चुके हैं, बाद में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटे ही। कई बार ये प्रोसेस एक लेवल तक जाती है और जो बचा हुआ कार्बन स्केलेटन है उसको बॉडी किसी और चीज़ के सिंथेसिस के लिए उठा लेती है। तो जैसे कार्बन स्केलेटन एक एक करके ब्रेक डाउन होता है, हर बार एनर्जी रिलीज़ होती है, एटीपी बनते हैं और जो बचे टुकड़े होते हैं कार्बन स्केलेटन के, वो किसी और चीज़ के बनने के लिए इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। तो क्या बिना ऑक्सीजन के बिल्कुल रेस्पिरेशन नहीं हो सकती? हो सकती है, पर ग्लूकोज थोड़ा सा ही ऑक्सीडाइज हो पाता है और बहुत थोड़ी सी एनर्जी निकल पाती है जो बड़े ऑर्गेनिज्म के जीने के लिए काफ़ी नहीं होती। तो जो ग्लूकोज है इसमें पायरुविक एसिड तक ब्रेक डाउन होता है, उसके आगे नहीं होता। कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलना चाहिए, वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाता। तो ग्लूकोज पायरुविक एसिड तक जब पहुँचता है, इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। इसके बारे में अगले पार्ट में सिखाया गया है। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो जीते ही उन जगहों में हैं जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो वो सेल्स कभी कभी अडेप्टेड हो जाते हैं एनारोबिक कंडीशंस के लिए। इनफैक्ट जो पहले कुछ सेल बने होंगे दुनिया में, हो सकता है कि बिना ऑक्सीजन के ही जीते हों। आजकल के दुनिया में कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, मतलब उनको अगर ऑक्सीजन ना मिले तो वो पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस से काम चला लेते हैं। और कुछ सेल्स होते हैं जो ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं, मतलब उनको ऑक्सीजन अगर दे दोगे तो वो जिंदा नहीं रहेंगे, वो जीते ही एनोबिक रेस्पिरेशन में हैं, खाली ग्लाइकोलिसिस के बस बेसिस पे जीते हैं। तो फैकल्टेटिव एनारोब्स जो बिना ऑक्सीजन के भी जी सकते हैं और ऑब्लिगेटेड एनारोब्स जो बिना ऑक्सीजन के ही जी सकते हैं। तो ये जो ग्लाइकोलिटिक पाथवे है, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ये दुनिया के प्रत्येक सेल में होता है। यहाँ तक पायरुविक एसिड तक के लेवल तक तो हर सेल ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर सकता है। फिर उसके आगे की मशीनरी जो है वो थोड़े इवॉल्व सेल्स में होती है। तो लेक्चर के इस पार्ट 1 में हमने कुछ जनरल फैक्ट्स के बारे में पढ़ा। बाकी के टॉपिक्स जो नीचे हैं आगे के पार्ट्स में समझाए जाएंगे।